देखिए आज की क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में। पॉइंट आपके पास है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पहला पॉइंट आपके पास है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सेकंड आपके पास में है फिक्स्ड कॉस्ट, लिखते जाइए आप भी। वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा आपके पास है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट एंड इररेलिवेंट कॉस्ट। implicit cost and explicit cost। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। और ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या मीनिंग है इनका, वो समझ लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते टाइम यदि आपको पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में एक यूनिट का खर्चा कितना है, आसानी से पता चल जाए, ईजिली कंप्यूट हो जाए, तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाते टाइम खर्चा तो हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो खर्चा आप कर रहे हैं वो खर्चा एक यूनिट बनाने पे कितना लगा। आपके सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में प्रोजेक्टर यूज़ हो रहा है, आप बता सकते हैं प्रोजेक्टर का डेप्रीशिएशन एक स्टूडेंट पे कितना है। आपको पढ़ाने के लिए मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप को डेप्रीशिएशन लगेगा, वो डेप्रीशिएशन एक बच्चे पे कितना लगा, बता सकते हो। अच्छा, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं वो चेयर मेरे लिए फर्नीचर है, उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा, एक बच्चे पे डेप्रीशिएशन का खर्चा कितना है, बता सकते हैं। बता तो सकते हैं बट इतनी जल्दी नहीं बता सकते, उसे ढूंढने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो ऐसे सभी खर्चे जिन्हें इनकर करने के बाद आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हैं एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा है, तो समझ लो वो कौन सी कॉस्ट होगी, डायरेक्ट कॉस्ट। और यदि आसानी से इमीडिएटली उस खर्चे को आप आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, ईजिली कैलकुलेट ना कर पाएँ एक यूनिट बनाने में कितना लगा, तो वो कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल क्या दे सकते हैं। आप मेरी क्लास में आए, आपने एडमिशन लिया, मैंने आपको एक हार्ड बुक पढ़ाई, तो मैंने आपको यदि एक हार्ड बुक सर्व की कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, तो जो हार्ड बुक मैं आपको दूंगा वो हार्ड बुक सब बच्चों के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी, सबके लिए सेम होगी। तो यदि एक हार्ड बुक बनाने में मेरे 100 रुपये खर्च होते हैं, तो दूसरे बच्चे को वही सेम हार्ड बुक देने में कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये। तीसरे को देने में भी कितने लगेंगे, 100 रुपये। चौथे को देने में भी कितने लगेंगे,
100 रुपये। इसका ना हर एक बच्चे पे बुक देने का जो मेरा खर्चा आएगा उसे कैलकुलेट करने में समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? क्या लगता है? बहुत कम लगेगा, क्योंकि जो बुक की कॉस्ट मुझे प्रिंटर ने दी होगी जिससे मैंने बुक पब्लिश करवाई है, बनवाई है, उसने कहा ये बुक मैं आपको 100 रुपये की बना के दूंगा, तो मेरा खर्चा हर बच्चे पे बुक का कितना आएगा? 100 रुपये का आएगा। तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई? मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन यदि मैं इस रूम का रेंट जो पे कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ एक बच्चे पे इस रूम का रेंट कितना है, एक बच्चे पे इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, एक स्टूडेंट पे डेप्रीशिएशन का खर्चा कितना है, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एसी हो। जो स्टाफ मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं उस स्टाफ को मैं सैलरी दे रहा हूँ, उस सैलरी का बर्डन एक स्टूडेंट पे कितना है वो आसानी से कंप्यूट नहीं हो सकता। उसे कैलकुलेट करने में मुझे टाइम डिवोट करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं एक स्टूडेंट की सारे खर्चे कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है? पहला पॉइंट क्या है? easily identified for 1 यूनिट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी, 1 यूनिट के लिए कैलकुलेट करना आसान नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या लिख सकते हैं? ऑल्टरनेटिव नेम आप लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट। एग्जाम्पल्स में क्या क्या दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसे भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किस किस में? तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डायरेक्ट कॉस्ट में पहला जो एलिमेंट है, पहला जो खर्चा है, उसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड आपके पास है डायरेक्ट लेबर। तीसरा आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक इसी तरीके से जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, पहला खर्चा है इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकंड आपके पास है इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड आपके पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप फटाफट से नोट कीजिए। लिख लिया सबने? तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के लिए? पहला एग्जाम्पल आपके पास में डायरेक्ट मटेरियल का, जैसे मान लीजिए सपोज करता हूँ फर्नीचर बनाते हैं।
फर्नीचर में हमने एग्जांपल ले लिया किसका, टेबल का। यदि मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, तो इस टेबल को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बताइए। यदि मुझे एक टेबल बनानी है, ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। इस टेबल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, टिम्बर चाहिए होगा। टिम्बर का मतलब वुड, लकड़ी के पीसेस चाहिए होंगे। एक पर्सन ऐसा चाहिए होगा जो टिम्बर को किस में कन्वर्ट कर दे, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि मुझे कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी। टेबल बनने के बाद सुंदर दिखाई दे, अट्रैक्टिव लगे, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ऐसे ना हो कि टेबल का साइज़ बहुत छोटा हो जाए तो बहुत झुक के काम करना पड़े, ऐसा ना हो कि टेबल बहुत ऊंची हो जाए, पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाए। मान लो आपको एक स्टडी टेबल बनानी है, बहुत ज़्यादा यदि हाइट छोटी रखोगे तो आपको ज़्यादा झुक के पढ़ना पड़ेगा, कमर में थोड़ी देर में क्या होगा, बैक में दर्द चालू हो जाएगा। बहुत ऊँची हाइट पे होगा तो भी पढ़ना क्या होगा, मुश्किल। तो आपको क्या करना है, कारपेंटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप हमारे मुताबिक क्या बनाओ, टेबल बनाओ। तो उसके लिए कोई ना कोई आपको डिज़ाइन के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा कुछ पैसा, डिज़ाइन एक्सपेंसेस, ताकि वो टेबल बनने के बाद आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अच्छा, इसमें फेविकॉल भी लगाना पड़ेगा, कील पेज भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके लिए आपको टूल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, हथौड़ी हो गई, प्लायर हो गया, बहुत सारे उनके टूल्स होते हैं जो उनको यूज़ करने पड़ते हैं। स्पेशल मशीन भी हो सकती है, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, मशीन का क्या लगेगा फिर, डेप्रिशिएशन। ये तो मैं एक छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। यदि मैं एक बड़े लेवल पे बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में कोई एक टेबल तो बनेगी नहीं, बहुत सारी टेबल्स बनेगी। बहुत सारी टेबल्स बनेगी तो वो सेम जो टेबल्स बनेगी उन्हें बनने के बाद चेक भी करना पड़ेगा कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो सुपरविजन एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। आपको हो सकता है किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाए। आपने देखा होगा जब कारपेंटर काम करने आता है तो अपने साथ एक बंदे को हेल्पर की फॉर्म में लेके आता है। हेल्पर का काम क्या होता है कि कारपेंटर को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टेबल को बनाते टाइम, वो चीज़ें उसे समय पे क्या करता रहे, देता रहे। यदि वो कारपेंटर खुद बार बार सामान लेने जाएगा तो उसका काम बीच में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब उसे क्या चाहिए, एक हेल्पर चाहिए। आपने देखा होगा घर की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो मिस्त्री होता है मेन, जब वो दीवार बना रहा होता है तो दीवार बनाते टाइम अपने साथ एक हेल्पर रखता है जिसका काम क्या है, उसको मसाला देना, उसको ईंट ला के देना, जो भी चीज़ की ज़रूरत है दीवार को बनाने में, वॉल को बनाने में, वो सारी चीज़ें उसको सप्लाई करता रहता है ताकि उसका काम बीच में ना रुके। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हेल्पर है क्या वो टेबल खुद बना रहे, क्या बनाने में मदद कर रहे, मदद कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से जो खर्चे हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये टिम्बर हो गया हमारे पास में, ये कारपेंटर हो गया, ये डिज़ाइन एक्सपेंस है। तो टिम्बर को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। कारपेंटर हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट लेबर है। डिज़ाइन एक्सपेंस को हम क्या नाम देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा जितने भी खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे खर्चे आपके क्या माने जाएंगे, इनडायरेक्ट माने जाएंगे। बट इनडायरेक्ट में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये आपके लिए क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपके लिए बन जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। सुपरविजन चार्जेस किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर में। टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं या जो मशीन का डेप्रिसिएशन लग रहा है या फैक्ट्री का रेंट हो गया, लाइटिंग हो गई, ये जितने भी खर्चे होंगे 1 2 3 4, ये सारे के सारे खर्चे एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। नोट कर लीजिएगा।
ये तो मैंने एग्जांपल टेबल का लिया, ऐसे आप एग्जांपल किसका ले सकते हैं, शर्ट का ले सकते हैं, एसी बना रहे हैं एसी का ले सकते हैं, ठीक है जी। आप यदि कोई लैपटॉप बना रहे हैं लैपटॉप का ले सकते हैं, आप यदि रिमोट कंट्रोल बना रहे हैं या कैलकुलेटर बना रहे हैं, सब में दो तरीके के एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट और कौन से, इनडायरेक्ट। तो नोट कर लीजिएगा फटाफट से। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल 1 लिया अभी आपके लिए, ऐसे ही मेरे पास में एग्जांपल 2 भी है। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस लगा आपको, बता सकता कोई? डायरेक्ट लेबर का मतलब है वो पर्सन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो वो पर्सन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, उस वर्कर को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वर्कर। उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या शोरूम में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे वर्कर कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। जिनका काम सामान को बनाना नहीं होता, बनाने में मदद करना होता है या बेचने में मदद करना होता है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं या सेल करने में आपकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ऐसे सभी वर्कर किस में आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर में। जैसे मान लीजिए मैनेजर की सैलरी, अब मैनेजर 3 तरीके के होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और आपके पास हो गया जनरल मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर किसका इंचार्ज होगा, फैक्ट्री का। जनरल मैनेजर इंचार्ज होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। और सेल्स मैनेजर किसका इंचार्ज होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का। ये सारे के सारे लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसी हेल्पर आपको सर्विस दे रहा है, सुपरवाइजर सर्विस दे रहा है, लेकिन ये बनाने का काम कोई भी नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी में डाल दिए गए, इनडायरेक्ट। कल को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि सुपरविजन चार्जेस कौन सा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट लेबर का, तो आपका आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट। मैनेजर की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर। जो वर्कर मशीन पे काम कर रहा है उसकी वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। मान लो सपोज करते हैं मैं एक वर्कर हूँ और ये मेरे सामने मशीन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं रॉ मटेरियल डाल के आपके लिए फिनिश गुड्स तैयार कर रहा हूँ। तो रॉ मटेरियल डाल के मशीन में फिनिश गुड तैयार करने वाला जो वर्कर है, मान लो मैं कौन हूँ, डायरेक्ट है। बट आप मेरे को मतलब आप सपोज करते हैं मेरी मदद कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ, जैसे मैंने कहा जी मुझे रॉ मटेरियल ला के दे दो, तो आपने मुझे रॉ मटेरियल ला के दे दिया। मैंने कहा मशीन में डाल दो, आपने इसे मशीन में डाल दिया, फिनिश गुड तैयार हो गया। मैंने कहा यहाँ से उठा के ले जाओ। सुपरवाइजर आया, उसने देखा 100 यूनिट बन गई, उसने 1 यूनिट सैंपल की निकाली और चेक करने लग गया। क्या वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, नहीं। तो ऐसी सभी लेबर कौन सी मानी जाएगी, इनडायरेक्ट। और मेरी लेबर कौन सी मानी जाएगी, डायरेक्ट। ठीक है जी। टिम्बर जिसका यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर बनाने में, जो मेन मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्योंकि हमने कारपेंटर से पूछा इस टेबल को बनाने में आपको टिम्बर के कितने पीसेस चाहिए, उसने कहा भाई टिम्बर के मुझे 5 पीसेस चाहिए। एक टेबल बनाने में कितने पीसेस चाहिए, 5। मैं मार्केट गया और मैंने कहा जी 5 पीसेस दे दो। दुकानदार ने कहा जी एक पीस 100 रुपये का, फटाफट से कितने रुपए निकालो। तो उसका ना दूसरी टेबल यदि मैं इसी साइज़ की बनवाऊंगा, सेम साइज़ की, तो कितने पीसेस फिर से लगेंगे, 5 पीसेस। फिर से मटेरियल कितने का आएगा, 500 का। तीसरी सेम टेबल मैं दोबारा बनाऊँ तो फिर 500 रुपये का मटेरियल लगेगा। चौथी टेबल बनवाऊंगा तो इसका ना हर 1 यूनिट बनाने में टिम्बर का खर्चा आप इजीली क्या कर सकते हो,
आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो जो खर्चा इजीली ट्रेस हो जाता है, यदि एग्जाम में आपसे पूछे भाई ट्रेसेबल एक्सपेंस कौन से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और जो नॉन ट्रेसेबल होते हैं जिनको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है, 1 यूनिट बनाने में कितना लगा जल्दी से नहीं पता लगा सकते, वो कौन सा आपका इनडायरेक्ट है। नोट कर लिया सबने यहां तक? हाँ जी, हो गया सबका? हाँ जी, एग्जाम्पल 2, सपोज करते हैं हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमारा एग्जाम्पल क्या, शर्ट है, जल्दी समझ में आता है इसमें सारी चीजें। तो जो शर्ट हमें बनानी है, या साइकिल बनानी है, कार बनानी है, बस बनानी है, स्कूटर बनाना है, मोटरसाइकिल बनानी है, प्रोजेक्टर बनाना है, रिमोट कंट्रोल बनाना है, कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है? ठीक है ना। तो शर्ट को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी से बताइए। जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है उसको बनाने में मैं आपसे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट करूँगा? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? टेलर की रिक्वायरमेंट होगी, धागे की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्विंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, सिलाई मशीन जिसको कहते हैं, उसका क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन लगेगा। एक मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी किसकी? मशीन की, ताकि मशीन में धागा न अटक जाए, धागा अटक जाए तो कपड़ा खराब होने का डर रहेगा, कपड़ा फट सकता है। ठीक है जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। मुझे उस जगह का किराया देना पड़ेगा जहाँ पे इस मशीन का यूज़ करके मैं शर्ट बनाऊंगा, दैट इज़ फैक्ट्री रेंट हो गया। मुझे मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? पावर। लाइटिंग और पावर में क्या फ़र्क है? जिस मशीन का यूज़ करके टेलर शर्ट बना रहे, उस मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसको कहते हैं पावर। उसके अलावा जो फ़ैन चल रहा है, या एग्जॉस्ट फैन यूज़ हो रहा है, या बल्ब यूज़ हो रहा है, या ट्यूबलाइट चल रही है, वो सारी चीज़ें चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं? लाइटिंग। आप ऐसे समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्टर के थ्रू, तो प्रोजेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो मेरे लिए पावर है। ये जो फ़ैन और एसी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो क्या चीज़ है? लाइटिंग है। दोनों चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, बट दोनों को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। लाइटिंग का मतलब जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट पावर का कनेक्शन किससे? प्रोडक्शन से, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए इस इक्विपमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। यदि मेरी क्लास खत्म हो जाए, बंद हो जाए 1 घंटे बाद, 1 घंटे की क्लास है, मान लो 1 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे हो गए, तो आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स जो भी टाइम है हमारी क्लास का, उसके बाद मैं प्रोजेक्टर क्या कर दूंगा? बंद। बट लाइट आपकी क्या होगी? चलती रहेगी, फैन चलते रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ऑफिस थोड़ी बंद हो जाएगा। ये चीज़ है। और क्या ले सकते हैं आप? सुपरविजन चार्जेस या एक्सपेंसेस कह सकते हैं। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब इसमें यदि मैं आपसे पूछूं, देखिए हर बंदा ये चाहता है कि जब वो शर्ट बन जाए और उसको पहन के मार्केट में निकले या किसी फंक्शन में जाए, तो शर्ट क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि लोग पूछे यार बड़ी ज़बरदस्त लग रही है शर्ट। यदि 5 लोगों ने भी पूछ लिया कि शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो आपका दिन बन जाता है उस दिन। आपको क्या लगता है? यार पैसे वसूल हो गए। ठीक है जी। और किसी ने भी नहीं पूछा कि यार आप स्मार्ट लग रहे हो, तो क्या लगता है? नॉर्मल शर्ट पहन के आ गया, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम किसी टेलर के पास गए, या किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए, या किसी दुकानदार के पास गए, भाई डिज़ाइनर शर्ट दिखाओ। और डिज़ाइनर शर्ट का मतलब क्या? उसमें कुछ ना कुछ खास ऐसा डिज़ाइन होगा, या ऐसा कलर होगा, या डिफरेंट कलर यूज़ होंगे, ताकि वो शर्ट नॉर्मल शर्ट से क्या हो जाएगी? डिफरेंट लगेगी। तो उस डिफरेंट शर्ट को बनाने में टेलर का समय क्या लगेगा? एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं लगेगा? एक स्कूल की शर्ट बनानी है जिसकी वाइट कलर शर्ट होती है हर स्कूल में ज़्यादातर, कोई डिज़ाइन होता है उस पर? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल का क्या लग जाता है? लोगो लग जाता है। वो भी स्कूल वाले बता देते हैं और वो फटाफट से लगा देते हैं। बट बात किसकी आ रही है? पार्टी में जाने वाली जो शर्ट है वो नॉर्मल शर्ट से अलग होती है। क्या जितनी भी डिज़ाइनर शर्ट होगी सबका डिज़ाइन एक होगा, या सबका डिज़ाइन क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिज़ाइन के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा।
अब पॉइंट यह आता है कि कौन सा खर्चा किस में आएगा। डिज़ाइन एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। कपड़ा आपके लिए कौन सी कैटेगरी में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल में। मुझे कैसे पता लगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, मैंने टेलर से पूछा भाई इस शर्ट को बनाने में आपको कपड़ा कितना चाहिए। उन्होंने कहा मार्केट से कितने मीटर कपड़ा ले आओ, 2 मीटर कपड़ा ले आओ। मार्केट में मैं गया और वहाँ पे मैंने दुकानदार से पूछा 2 मीटर कपड़ा कितने का है। उसने कहा जी 1 मीटर कपड़ा 200 रुपये का है। तो उसका ना 2 मीटर कपड़ा कितने का आ जाएगा, 400 का आ जाएगा। अब यही शर्ट मेरे को दोबारा बनानी हो तो कपड़ा फिर से 2 मीटर कितने का आएगा, 400 का। तीसरी बार ये शर्ट बनानी है फिर कितने का आएगा, 400 रुपये का। तो कपड़ा मेरे लिए कौन सी कॉस्ट होगी, डायरेक्ट मटेरियल। टेलर से मैंने पूछा इस शर्ट को बनाने के लिए आपकी लेबर चार्जेस कितनी होगी। उसने कहा जी 100 रुपये लूँगा। जब भी मुझसे आप शर्ट बनवाओगे और वो डिज़ाइनर शर्ट होगी तो मैं आपसे कितने रुपए चार्ज करूँगा, 100 रुपये। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक शर्ट को बनाने में टेलर के पैसे कितने लगने वाले हैं ये मुझे आसानी से पता लग गया, बहुत मेहनत करनी पड़ी, आसानी से पता लग गया। एक बात बताइए, शर्ट बनाने में धागा कितने रुपए का लगा, 5 रुपये का, 10 का, 20 का, 25 का, 30 रुपये का, कितने रुपए का। अब धागे की जो कॉस्ट है वो पता लगाना कि आपके लिए मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि जो सिलाई मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोज करते हैं आपके पास एक मशीन है, इस मशीन का आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये एक टेबल है जिस पर हमने क्या रख रखी है, एक मशीन रख रखी है। थोड़ी बहुत लुक तो आई रही है सिलाई मशीन जैसी, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन काम चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि सिलाई मशीन को चलाने के लिए हमने किसे यूज़ किया होगा, पावर को यूज़ किया होगा। इसमें हमने क्या लगा रखा होगा, एक धागा लगा रखा होगा, थ्रेड। वो थ्रेड क्या होगा, इसके थ्रू निडल पे जा रहा होगा, निडल से क्या होगा, शर्ट बनाने में यूज़ होगा। अब आप बता सकते हो कि ये जो धागा है वो कितने रुपए का शर्ट बनाने में लगा होगा, पता लगाना मुश्किल है। अब ये जो रील हमने खरीदी है धागे की, सपोज करते हैं 20 रुपये की खरीदी, कितने की है, 20 रुपये की। अब इसमें जितना धागा लगना होगा लग जाएगा, बाकी इसी में बचा रहेगा। तो उसको ना धागे की कॉस्ट में कब पता लगा सकता हूँ, बनाने के बाद। और वो भी कब, जब ये रील पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पता लगा इस रील की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये, कितने रुपये, 20 रुपये। और इससे कितनी शर्ट तैयार हो जाती हैं, 5 तैयार हो जाती है सपोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रील का यूज़ मैं तब तक करता रहूँगा जब तक शर्ट बनती रहेगी। और पता लगा 5 शर्ट बनने के बाद ये धागा क्या हो गया, थ्रेड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसका मतलब 20 रुपये का खर्चा मैंने कितनी शर्ट के लिए किया, 5 के लिए किया, एक के लिए कितने, 4 रुपये। मतलब 4 रुपये का खर्चा एक शर्ट को बनाने में धागे का होगा, थ्रेड का होगा। लेकिन ये बात कब पता चलेगी, शुरू में जब मैंने थ्रेड खरीदा था या प्रोडक्शन होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद। बात समझ में आ रही है। तो कॉस्ट तो मैं पता लगा सकता हूँ एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा थ्रेड का खर्चा, बट मेरे सामने दिक्कत क्या आने वाली है, इमीडिएटली मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए वो कॉस्ट कौन सी हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो थ्रेड है ये आपका कौन सा मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। सिलाई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो आपके पास हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये सुपरविजन का जो खर्चा वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। ये जितने भी खर्चे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, लाइटिंग, पावर, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। इस मशीन पे जो पर्सन बैठा होगा जो कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा, वो बंदा कौन होगा, टेलर। नोट कर लीजिए।
तो यदि मुझसे कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि आपको सर कैसे पता चलता है कि खर्चा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा। यदि कोई खर्चा इनकर करते टाइम मुझे पता चल जाए ये खर्चा मैं किसी ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ग्रुप का मतलब जहाँ पे कितनी यूनिट बनेगी, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। तो जब किसी कॉस्ट को इनकर करते टाइम मैं अपने आप से पूछूँ ये खर्चा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और जवाब मिले ये खर्चा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट के लिए किया जा रहा है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा ये रूम का रेंट आप कितने बच्चों के लिए पे कर रहे हो पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा जी यहाँ पे 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एक बच्चे के लिए, मैंने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं किसके लिए पे कर रहा हूँ इस रूम का, सभी बच्चों के लिए। वाटर कूलर मैंने लगा रखा है, अब उसमें कोई पानी पिए ना पिए, मैंने कूलर किसके लिए लगा रखा है, सबके लिए। तो उसको चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो खर्चा किसके लिए हो रहा है, सबके लिए। उसमें पानी की बोतल जो रिफिल होगी, चेंज होगी, वो किसी एक के लिए, सबके लिए, सबके लिए। जिसको प्यास लगे पानी भर के यहाँ से ले जाए, हमने किसी को रोका थोड़ी है। चाहे 1 लीटर भर के ले जाए, 2 ले जाए या 4 ले जाए, जिसका जितना मन करे, ठीक है ना। अब जैसे कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं लक्ष्मी नगर में, वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, यहाँ से भी 2-4 लीटर ले जाओ भर के, क्योंकि यदि आपने घटिया पानी पी लिया और बीमार हो गए तो 2-3 क्लास क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। मेरी क्लास तो मिस होगी, बाकी सब्जेक्ट का भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो जो बच्चे दिल्ली शहर में पढ़ने आते हैं वो आते ही सबसे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, किसकी वजह से, पानी की प्रॉब्लम की वजह से। तो बेटर ऑप्शन क्या है, या तो भैया आरओ का पानी पिए या बिस्लेरी की बॉटल, या जो भी आपको लगता है कि भाई फिल्टर वाटर आ रहा है वो लो, कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ से भर के ले जाओ। तो ये जो कूलर हमने लगा रखा है वाटर कूलर, किसी एक के लिए था, सबके लिए था। खरीदते टाइम मैंने क्या सोचा था, सबके लिए। प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा या इसमें जो पावर लगेगी उसका जो खर्चा आएगा वो किसी एक के लिए था, सबके लिए था, सबके लिए था। तो इसका मतलब मेरे से कोई भी खर्चा यदि सबके लिए निकलेगा मुँह से कि ये खर्चा मैं सबके लिए कर रहा हूँ, स्टाफ की सैलरी किसके लिए दे रहा हूँ, एक बच्चे के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सबके लिए, सबके लिए। अब यदि आज क्लास नहीं है या मान लो मुझे किसी वजह से अचानक जाना पड़े या तबीयत खराब हो जाए और क्लास कैंसिल करनी पड़े, तो उसका इन्फॉर्मेशन कौन देगा, मेरा स्टाफ आपको देगा व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे या जैसे भी कॉल करके। तो वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं रखा हुआ, जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं सबको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। तो उनकी सैलरी का खर्चा क्या होगा, सबके लिए होगा। बाहर कोई पर्सन क्लास लेने आता है, हम उनसे क्या करते हैं, एक रजिस्टर पे साइन करवाते हैं, फ़ोन नंबर लिखवाते हैं। फ़ोन नंबर क्यों लिखवाते हैं, ताकि कभी फ्यूचर में हमें किसी बच्चे से कांटेक्ट करना पड़े तो हम उसके नंबर पे बात कर सकें। अब आप कहोगे सर एक बार लिखवा लिया, बार बार क्यों लिखवाते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ोन हर महीने क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। देखा स्कीम आ रही है 2 महीने की, 1 महीने रिचार्ज करो 1 महीना फ्री, वो फ़ोन नंबर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट को तो जहाँ बेनिफिट मिला वो फटाफट से नंबर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट हमारे को तो दिक्कत होगी ना, हम मान लो हमने पुराने नंबर पे उसको मैसेज किया, उसने वो नंबर ही चेंज कर दिया और वो क्लास में आ गया, तो शोर मचाएगा ना, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो उस प्रॉब्लम से बचने का तरीका हमने क्या ढूंढ लिया, हमने कहा डेली साइन करवाओ, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं बोलो आपके लिए। यहाँ पे एक तो मैंने लिखा था यहाँ पे टिम्बर, और क्या लिख दिया था, क्लोथ हो गया था। इनडायरेक्ट में हमने क्या लिख दिया, फेविकॉल, नेल्स का मतलब कील पेज। डायरेक्ट लेबर में हम क्या लिख सकते हैं, कारपेंटर, टेलर। इनडायरेक्ट लेबर में हम क्या लिख सकते हैं, मैनेजर सैलरी, सुपरविजन चार्जेस, हेल्पर चार्जेस एक्सेट्रा। डायरेक्ट एक्सपेंस पर हम क्या लिख सकते हैं, डिजाइन कॉस्ट, ठीक है जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिख सकते हैं, रेंट, लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है जी। और क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस हो गए। आप लिख सकते हैं रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस नाम सुना है कभी। रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब है, सपोज करते हैं ये फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है,
और इस फैक्ट्री को मैंने परचेज कर रखा, मतलब ये जगह मेरे नाम पे है, तो सरकार मुझसे क्या मांगेगी, एमसीडी का टैक्स मांगेगी ना, जैसे कहते हैं हाउस टैक्स, तो टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को क्या कहता है, रेट्स एंड टैक्सेस। तो जब किसी प्रॉपर्टी पे सरकार टैक्सेस चार्ज करती है एमसीडी टैक्स के नाम से, जो भी टैक्स है, तो उसे हम कहते हैं रेट्स एंड टैक्सेस। ये सब किस कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो मैंने टैक्सेस पे किए होंगे सरकार को जब मैं टैक्स पे कर रहा था साल का ईयरली, उस समय मुझे पता था कि वो टैक्स मैं केवल 1 यूनिट बनाने के लिए दे रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर, या 1 से ज़्यादा यूनिट बनेगी मेरी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन कितनी होगी जब मैं टैक्स की पेमेंट कर रहा था, नहीं पता। बट ये तो कंफर्म है कि बहुत सारी यूनिट बनेगी। तो जब भी कोई खर्चा बहुत सारी यूनिट को पे करने के लिए किया जाता है, वो सारे खर्चे किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका मेन पर्पस क्या होता है, सिंगल यूनिट। मतलब खर्चा करते टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये खर्चा किसके लिए हो रहा है, सिंगल के लिए। और इनडायरेक्ट का खर्चा किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए। ग्रुप का मतलब 2 और मोर यूनिट्स। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस ये सोच के आप इनकर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं कि ये खर्चा मैं 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट के लिए कर रहा हूँ, वो खर्चा कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। और जब कोई खर्चा एक के लिए किया जाता है, कौन सा हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं आपके घर में कोई गेस्ट आए, 5 लोग घर में आए आपके, 5 लोगों को आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पियोगे, सबने हाँ कर दी। अब आपने क्या किया, सबको एक टिन निकाल के दे दी फ्रिज में से, अलग अलग टिन दे दी ना, और एक टिन मान लीजिए 30 रुपीज़ की है, 5 को दे दी आपने। तो 5 को कितने कितने रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिला दी आपने, 30 रुपए की। कॉस्ट आइडेंटिफाई होगी ना, पहले पर्सन पे कितने रुपए की टिन का खर्चा है, 30 रुपए का, दूसरे पे भी 30 का, तीसरे पे भी 30 का, चौथे पे भी 30 का। अब दूसरा ऑप्शन, आपने 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद ली, ठीक है जी। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोला और 5 ग्लासेस में क्या कर दिया, सर्व कर दिया। किसी में कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी में कोल्ड ड्रिंक कम है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, हर टिन का जो साइज था वो 330 ml था, 330 ml था। तो सबको कितना मिला, 330, और सबका कॉस्ट क्या था, आइडेंटिफाई था कि पहले पर्सन पे 30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक का खर्चा हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में जब मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी तो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, ये सोच के कि जितने लोग आएंगे सबको पिला देंगे। अब 4 लोग आएंगे या 5 आएंगे या 6 आएंगे 8 आएंगे, हमें नहीं पता। एक आइडिया था कि 4 या 5 लोग आएंगे, और 5 लोगों को हमने कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी। सर्व करने के बाद क्या देखा, कुछ कोल्ड ड्रिंक अभी भी बच गई, किस में, बॉटल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खर्चा जो मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खरीदने में किया था, वो ये सोच के किया था कि वहाँ पे उसका जो बेनिफिट मिलेगा कोल्ड ड्रिंक का, वो एक को मिलेगा या सबको मिलेगा। तो कौन सी कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट हो गई। अच्छा, आपने अपने घर में कभी जब छोटे बच्चे थे बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, सबको रिटर्न गिफ्ट दिया होगा, या एक रिटर्न गिफ्ट दे के सबका काम हो गया। और मान लो आपके बर्थडे पे 10 लोग आए, 10 को रिटर्न गिफ्ट दिया, और जो रिटर्न गिफ्ट आपने खरीदा सब देखने में सेम थे, बस कलर और साइज़ का क्या था, फर्क था, लेकिन सबकी कीमत 100 रुपये थी। तो जितने लोग आए थे सबने गिफ्ट दिया, और बदले में आपने रिटर्न गिफ्ट दिया कितने रुपए का, 100 रुपये का। ईजिली आइडेंटिफाई हो गया, हर बच्चे पे कितने रुपए खर्च हुए रिटर्न गिफ्ट के नाम पे, 100 रुपये। लेकिन जब वो बच्चे आपके घर में आए और आपने उनको इन्वाइट किया इवनिंग में कि आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, स्नैक्स, साथ में कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। कोल्ड ड्रिंक की टिन आपने सबको अलग अलग दे दी, ईजिली आइडेंटिफाई हो गया कि कोल्ड ड्रिंक का खर्चा एक बच्चे पे कितना हुआ। लेकिन आपने केक क्या सबके लिए अलग अलग मंगवाया था, या केक एक ही मंगवाया था सर। यार बर्थडे हमारा है तो केक कितने मंगाएंगे, एक ही तो मंगाएंगे, 2 किलो का या 4 किलो का या 10 किलो का, डिपेंड करता है कितनी बड़ी हमने गैदरिंग अरेंज किया। तो मान लीजिए हमने एक केक मंगाया 2 किलो का, उसी में से हमने क्या किया, पीसेस काट के दे दिए। आपको लगता है सबके पीसेस का साइज सेम होगा, किसी को ज़्यादा केक मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो वो जो केक आपने खरीदा था बांटने के लिए, वो कौन सी कॉस्ट हो गई, कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि वो केक जो खरीदा था वो ये सोच के खरीदा था कि केक जब कटेगा तो कटने के बाद सभी लोगों में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किसी को ज़्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम भी मिल सकता है। लेकिन रिटर्न गिफ्ट सबको क्या मिला, बराबर मिला, 100 रुपये का। सबको कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्या मिली, सेपरेट मिली, अलग अलग मिली। आइडेंटिफाई हो पा रहा है पर पर्सन पे कितना खर्चा हुआ, बट केक का खर्चा सब पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। ऐसे आपने क्या किया, एक बड़ा चिप्स का पैकेट खरीदा और एक टेबल में उसके खोल कर डाल दिया, और बच्चों से कहा जिसको जितने चिप्स चाहिए यहाँ से उठा ले। हो सकता है किसी ने 2 बार उठाया, किसी ने 1 बार उठाया, हो सकता है किसी को चिप्स पसंद ही ना हो। तो वो जो चिप्स का खर्चा आपने किया था वो कौन सा था, इनडायरेक्ट।
क्या था, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो खर्चा आपने ग्रुप के लिए किया था। बात समझ में आ रही है? नोट कर लिया सबने? सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा कौन सा आपके पास में? सेमी वेरिएबल। किसी भी कॉस्ट को फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कब कहते हैं? हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट लिखते जाइए आप भी। दूसरा आपके पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा आपके पास क्या है? सेमी वेरिएबल। देखिए, कोई भी कॉस्ट इनकर करते टाइम यदि आपको ये पता चल रहा है कि जो कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, 10 यूनिट बनाऊँ तो भी मेरे उतने पैसे लगने, 20 यूनिट बनाऊँ तो भी उतने पैसे लगने, 40 यूनिट बनाऊँ तो भी उतने पैसे लगने, 100 यूनिट बनाऊँ तो भी उतने पैसे लगने। जैसे इस रूम का रेंट मैं पे कर रहा हूँ मकान मालिक को, ये जगह मान लीजिए मैंने किराए पे ले रखी है, इसका मेरा क्या दूंगा? रेंट पे करूँगा। अच्छा, जब मैं रेंट पे करूँगा तो मकान मालिक ने मुझसे कहा भी हर महीने का किराया मुझे 30,000 रुपये चाहिए, 30,000। अब क्लास में बच्चे 10 हैं तो भी कितना जाएगा? 30,000। 40 बच्चे हो जाएं तो भी 30,000, 100 बच्चे हो जाएं तो भी 30,000 जाने। बात समझ में आ रही है? इसका ना नंबर ऑफ स्टूडेंट से किराए का कोई कनेक्शन नहीं, देना ही देना हर महीने, फिक्स हो गया अमाउंट। तो जहां पर खर्चा पहले डिसाइड हो जाता है, प्रोडक्शन पे ध्यान बाद में जाता है। खर्चा पहले डिसाइड हो जाता है, क्वांटिटी पे ध्यान बाद में जाता है। ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कह देते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? अमाउंट पहले डिसाइड किया जाता है और पर यूनिट बाद में निकाला जाता है। तो अमाउंट यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हर प्रोडक्शन पे। जैसे मैंने कहा भाई, यदि फैक्ट्री का रेंट में 50,000 रुपये महीना पे कर रहा हूँ और किसी महीने आपको पता है मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, किसी महीने मार्केट में डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो डिमांड हर महीने सेम रहती है, चेंज होती है? चेंज होती है। गर्मियों के टाइम पे कूलर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्शन क्या होती है? ज़्यादा। सर्दियों के टाइम पे कूलर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा? कूलर की डिमांड को देखेगा मार्केट में कम होती जा रही है तो उसकी प्रोडक्शन क्या कर देगा? घटा देगा। और सर्दियों में गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है तो गीज़र की प्रोडक्शन क्या कर देगा? या बॉयलर की प्रोडक्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसकी फैक्ट्री का जो किराया जा रहा होगा वो तो क्या जाएगा? हर महीने यदि 50,000 है तो चाहे वो जनवरी का महीना हो, चाहे वो जुलाई का महीना हो, चाहे अगस्त का हो, चाहे सितंबर हो, गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, किराया क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और वहाँ पे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्शन हमने कितनी की है। ये आपकी मर्जी है, आप दिन रात काम करो या 8 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो या 24 घंटे काम करो, किराया तो कितना जाएगा? सेम अमाउंट जाएगा। मकान मालिक ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन पढ़ाते हो या 6 दिन पढ़ाते हो या 4 दिन पढ़ाते हो या नहीं भी पढ़ाते, उसे सिर्फ किससे मतलब है? किराए से मतलब है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर प्रोडक्शन पे क्या रहती है? सेम रहती है। और अमाउंट पहले डिसाइड हो जाता है, प्रोडक्शन बाद में पता लगती है। और बाद में पता लगने के बाद आप क्या निकालते हो? पर यूनिट। तो पर यूनिट बार बार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि अमाउंट आप पहले निकाल चुके हैं और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाद में निकलेगी। अब मान लीजिए मेरा जो किराया है, एग्जांपल के लिए समझो, 40,000 रुपये किराया है हर महीने का। जनवरी का भी 40,000, फरवरी का किराया भी 40 है, मार्च का भी कितना है? 40, और अप्रैल का भी कितना है? 40। अब यदि जनवरी में मैं कूलर की प्रोडक्शन, आपको क्या लगता है ज़्यादा करूँगा कम करूँगा? कम करूँगा, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसकी होगी? दिल्ली में ठंड होती है जनवरी में, और मैं दिल्ली में एक मैन्युफैक्चर का काम कर रहा हूँ, तो उस समय मुझे पता है मेरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? गीज़र की है, बॉयलर की है। तो मैं उस महीने ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी करूँगा? गीज़र कूलर की। किसकी? गीज़र की प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, कूलर की कम। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कूलर का। मान लो मैंने जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च, अप्रैल, धीरे धीरे आपने क्या देखा? सर्दियों से कहाँ पे आ रहे हो? गर्मियों के सीज़न में एंटर कर रहे हो। तो उस केस में आपकी जो अमाउंट है वो पहले से फिक्स हो चुका है, मकान मालिक से रेंट पहले से डिसाइड हो चुका है कि हर महीने हमें कितना किराया देना है? 40,000। अच्छा, क्वांटिटी पहले से डिसाइड है कितनी कितनी बनेगी? क्वांटिटी पहले से डिसाइड है? नहीं।
क्वांटिटी तो मार्केट डिमांड के हिसाब से क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। और मार्केट डिमांड कौन पता लगाता है, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जो मार्केट को सर्वे करते हैं, अपने कस्टमर से पूछते हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा कस्टमर कौन है, दुकानदार, रिटेलर, मैं उससे पूछूंगा भाई इस महीने आपके यहाँ कितनी सेल होगी, वो मुझे अंदाज़ा बताएगा इतनी सेल होगी, उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा। सपोज करते हैं मैं 100 कूलर बना रहा हूँ, फरवरी में 150 कूलर, मार्च में कितने हो गए 200, और अप्रैल में कितने हो गए 400। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएगी कूलर की प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बट किराया तो हमेशा कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। तो मेरी रेंट पर कूलर कितना आ गया, कूलर का मतलब 1 यूनिट का रेंट कितना आ जाएगा, सबको डिवाइड करो 400, यहाँ पे कितना लिखूँ 200, यहाँ पे कितना लिख दो 100, और यहाँ बताना कितना आएगा, कैलकुलेटर की मदद ले लो। 40,000 को 150 से डिवाइड किया 266.67। तो आपने क्या देखा, जो पर यूनिट है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अमाउंट तो आपका फिक्स्ड है, अमाउंट आपका क्या फिक्स्ड है, और जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या है, वेरिएबल है। अब एक चीज़ फिक्स्ड है, एक चीज़ वेरिएबल है, तो आपका जो पर यूनिट है वो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अच्छा यदि अमाउंट भी फिक्स होता, क्वांटिटी भी फिक्स होती, तो फिर पर यूनिट क्या आती, सेम आती। जैसे मान लो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हर बार कितना आता है 400 400 400 400 आता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं ऐसे। दूसरा केस कौन सा आपका, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर पहले क्या पता लगाते हैं, पहले हम पता लगाते हैं एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है। जैसे मान लो मुझे एक टेबल बनानी थी, कारपेंटर से मैंने पूछा कितने टिम्बर के पीसेज लगेंगे, उसने क्या जवाब दिया, 5 पीसेज लगेंगे। एग्जाम्पल याद है ना, कितने पीसेज थे 5, और एक पीस कितने का आता था टिम्बर का, 100 रुपये का। तो इसका ना 5 पीसेज कितने के आ गए 500। इसका ना एक टेबल बनाने के लिए टिम्बर का खर्चा कितना है मेरा 500 रुपये। तो यदि 500 रुपये कॉस्ट पहले से पता लग गई, अब मुझे 100 टेबल बनानी है, तो टिम्बर का खर्चा कितना आएगा 500 रुपये इंटू 100, 50,000। अच्छा यदि 200 टेबल बनानी है तो 500 रुपये इंटू 200। 1000 टेबल बनानी है तो 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपये। 500 टेबल बनानी है तो 500 रुपये इंटू 500, 2.5 लाख रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने क्या देखा, पहले पर यूनिट होती है, बाद में क्या निकलता है अमाउंट। तो पर यूनिट यहां पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या चीज ढूंढी जाती है, पर यूनिट, और बाद में क्या निकाला जाता है अमाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट को, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, क्वांटिटी से। अब कॉस्ट पर जो यूनिट है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। अब एक यूनिट यदि मटेरियल की 500 रुपये की है और 2 यूनिट बनानी है तो 500 इंटू 2, 4 यूनिट बनानी है तो 500 इंटू 4, 10 बनानी है तो 500 इंटू 10, 100 बनानी है तो 500 इंटू 100, 1000 बनानी है तो 500 इंटू 1000। आपने क्या देखा, क्या देखा, ये पर यूनिट सेम है, क्वांटिटी बदलने की वजह से आपका अमाउंट बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो मैं एग्जांपल अभी कराता हूं, पहले ये नोट कर लीजिए आप फटाफट से। देखिए एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बीच का क्लासिफिकेशन। क्योंकि जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ोगे, या आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, या सर्विस कॉस्टिंग जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मतलब जहाँ पे भी हमें अपनी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के नाम से दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कब किसी कॉस्ट को फिक्स बोलना है, कब किसी कॉस्ट को वेरिएबल। खास तौर पे मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसके अंदर तो इसकी बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर 2 कॉस्ट पे बेस्ड है, फिक्स और किस पे, वेरिएबल। और मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 1 में तो सिर्फ मार्जिनल के नाम से, ग्रुप 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ डिसीजन मेकिंग भी आ जाएगी, और उसका एडवांस वर्जन कहाँ पे आ जाएगा, फाइनल में। तो समझ लो कि ये कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये आपका बेस है। जिसने इसको समझने में गलती कर दी, आगे जाके बड़ी दिक्कत आती है उसको। तो मैं नहीं चाहता आपसे कोई गलती हो फ्यूचर में। तो मैं आपको बार बार ये समझाऊंगा, फिक्स कॉस्ट में क्या चीज़ पहले निकाली जाती है, अमाउंट, बाद में क्या निकाली जाती है, पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या निकालते हैं, पर यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, फिर क्वांटिटी निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं।
तो मैं अभी लिखवा दूंगा कौन सी चीज़ किस में पहले निकलती है। तो फॉर्मूला तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये अमाउंट आपका क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज होने की वजह क्या है, कॉस्ट पर यूनिट को आप क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब क्वांटिटी आपकी बार बार चेंज होती है, जब क्वांटिटी आपकी चेंज होगी तो अमाउंट भी क्या होगा, चेंज होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें अमाउंट भी चेंज होता रहता है और पर यूनिट कॉस्ट भी क्या होती है, चेंज होती है। जहाँ पे आपका अमाउंट भी चेंज हो जाए और आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। तो आप पहले सारे पॉइंट्स लिख लो। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये मैंने फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल दिया। ऐसी एग्जांपल किसका दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट का, और एक एग्जांपल किसका दूंगा, सेमी वेरिएबल का। तो फिक्स कॉस्ट की पहचान क्या, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें अमाउंट पहले से डिसाइड हो जाता है, क्वांटिटी सेकंड नंबर पे आती है और थर्ड नंबर पे क्या आता है, पर यूनिट। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट में क्या चीज़ आइडेंटिफाई होती है, अमाउंट। जैसे इस रूम का रेंट पहले से फिक्स हो चुका, मेरे जो स्टाफ की सैलरी है वो पहले ही फिक्स हो गई, हर महीने इतनी देनी है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या डिसाइड होता है, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है, फिर उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड होती है, फिर दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना है। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें मैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। सपोज करते हैं मैं क्या बनाना चाहता हूँ, टेबल बनाना चाहता हूँ, और इस टेबल को बनाने में क्या यूज़ होगा, टिम्बर यूज़ होगा। टिम्बर के कितने पीसेस लगने हैं, 5 पीसेस लगने हैं। एक पीस कितने का आना है, 100 रुपये का आना है। इसका मतलब आपको टिम्बर का खर्चा एक टेबल बनाने में कितने रुपए करना पड़ेगा, 500 रुपये का करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं महीना जनवरी का हो या फरवरी का हो या मार्च का हो, कोई भी महीना हो, हमारा जो टिम्बर का खर्चा है पर यूनिट, जैसे हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, क्या कहते हैं, टिम्बर मेरे लिए क्या है, मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट, वो कितने रुपए का लगना है। जब भी मैं टेबल बनाऊंगा, एक टेबल बनाने में मेरे कितने पैसे लगने, 500 रुपये का टिम्बर लगने। अब क्वांटिटी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जनवरी के अंदर मान लीजिए मैंने 100 टेबल बनानी है, फरवरी में 150, मार्च में 140, तो ऐसे में अब मेरा मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट कितना आएगा। यदि मुझसे कोई पूछे जी आपकी मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट कितना है जनवरी में, तो मैं कहूँगा जी 500 रुपये को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, 150 से, और किससे, 140 से। कितना कितना आएगा भाई, 50,000, 75,000, और आप कितना लिख सकते हैं, 70,000। क्या देखा आपने, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें आप पहले क्या निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में पहला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 क्या आपके लिए, पहले क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
और इस एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। दूसरे नंबर पे क्या निकालते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट यदि रुपीज में निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। ठीक है जी। अब इसमें जो पर यूनिट है वो नेचर में क्या होती है, कांस्टेंट। क्वांटिटी नेचर में क्या है, फ्लक्चुएटिंग, चेंज होती रहती है। अब यदि एक चीज कांस्टेंट है, दूसरी चीजें चेंज होती रहेगी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा ना भाई। पर यूनिट तो 500 500 500 है, लेकिन क्वांटिटी 100 से 150 हो गई, 150 से 140 हो गई। तो यदि क्वांटिटी बदलेगी तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बदलेगा। तो आपने इस एग्जांपल में क्या देखा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो एग्जांपल में मटेरियल कॉस्ट है वो पर यूनिट में तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए अमाउंट भी फ्लक्चुएटिंग है। तो वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या चीज ढूंढनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दूसरे नंबर पे क्या ढूंढना है, क्वांटिटी। और तीसरे नंबर पे क्या ढूंढना है, अमाउंट। और फिक्स कॉस्ट में उल्टा है, फिक्स कॉस्ट में पहले क्या ढूंढते हैं, अमाउंट, फिर क्वांटिटी, फिर पर यूनिट। लिख लिया सबने, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, सेमी वेरिएबल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिक्स कॉस्ट में पहले क्या निकालते हैं, जब भी फिक्स कॉस्ट की बात आती है तो पहले क्या कंप्यूट करना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के बाद क्या ढूंढना है, कितनी क्वांटिटी बनाई है, और फिर उसके बाद क्या निकालना है, पर यूनिट। कभी भी गलती नहीं होगी आपसे एग्जाम में, फिक्स कॉस्ट निकालते टाइम आपको हमेशा क्या ढूंढना है, अमाउंट। और वेरिएबल कॉस्ट ढूंढते टाइम सबसे पहले क्या निकालना है, पर यूनिट। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि जो अमाउंट है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है अलग अलग क्वांटिटी पे, और पर यूनिट भी आपकी क्या होती जा रही है, चेंज होती जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल तो घर में सबके ही आता है, तो आज जाके अपने घर पे एक बिल चेक करना, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके आएगा। उसमें दो तरीके के बिल होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल चार्जेस और दूसरे कौन से होते हैं, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस का मतलब जो मीटर आपके घर पे लगा होगा, उस मीटर का आपको एक मंथली अमाउंट देना ही पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें या ना करें। सपोज करते हैं घर में एक मीटर लगा होगा आपके, उसका किराया हर महीने 1000 रुपये आता है, फिक्स चार्ज के नाम से। किस नाम से, फिक्स चार्ज। सपोज करते हैं जनवरी के महीने आप दिल्ली में थे ही नहीं, आप अपने होम टाउन गए हुए थे उत्तराखंड में, और वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में। अब जनवरी के महीने में बिजली तो यूज़ हुई नहीं आपके घर में, क्योंकि आपके घर में कोई था ही नहीं।
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी आ गया जनवरी का, और उसमें क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल चार्जेस 0, लेकिन फिक्स चार्जेस कितने हैं, 1000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पावर को कंज्यूम करें ना करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करें ना करें, लेकिन मीटर रेंट तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मान एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं किसका, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैंने जो एग्जांपल ले लिया वो ले लिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का। यानी मंथ हमने ले लिया जनवरी, आपके पास आ गया फेब, एक हमने ले लिया मार्च। आपको क्या लगता है जनवरी में ठंड होगी, फरवरी में थोड़ी सी ठंड क्या हो जाएगी, कम, गर्मी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, मार्च में क्या होगा, काफ़ी हद तक ठंड खत्म हो चुकी होगी, गर्मियाँ काफ़ी स्टार्ट, और अप्रैल के महीने में क्या होगा, आप कहोगे सर अब तो कूलर भी चला दो, एसी का है तो एसी भी चला दो, गर्मी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा, जनवरी के महीने में जब आप मेरे पास क्लासेस ले रहे होंगे ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 तो खत्म हो गया होगा, ग्रुप 2 चल रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस समय आप क्या कहोगे, सर एसी बंद कर दो, और इस समय आप क्या कह रहे हो, एसी चला दो। मौसम चेंज होता है, एसी बंद करना है या चालू करना है ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। अच्छा जनवरी में मेरा बिल क्या आएगा, कम आएगा, और इस समय मेरा बिल क्या रहे, ज़्यादा। इस समय फैन भी ऑन है, एसी भी ऑन है। जनवरी में सिर्फ क्या होगा, लाइट ऑन होगी, प्रोजेक्टर ऑन होगा, फैन भी बंद होंगे, एसी भी क्या होगा, बंद होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या लगेगी, कम आएगी। बट जो मीटर का रेंट होगा वो तो हर महीने क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर रेंट। मीटर का जो रेंट है वो हर महीने, मैं अपने एक्चुअल बिल की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ का जो बिल आता है उसमें मीटर का रेंट कितना लगा हुआ आता है, 2000 रुपये लगा हुआ आता है। बिल के अंदर कितनी क्वांटिटी है उससे कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी का मतलब जानते हो, मीटर के अंदर डिजिट होती हैं जो हर महीने क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे मान लो ये मीटर लगा है हमारे, ठीक है नी, यहाँ पे नंबरिंग चलती रहती है। 2 पावर आपकी पावर सप्लाई आएगी और 2 पावर हमारे घर के अंदर चली जाएगी। इस तार को हमने इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इधर इनपुट हो गया और ये आपके लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया, यहाँ से आपका आउट हो गया। चलिए इन सबको छोड़ते हैं। पॉइंट मेरे लिए इस समय क्या है कि जनवरी के महीने में यहाँ पे जो यूनिट थी वो थी 50, कितनी थी, 50। फरवरी में मैंने क्या देखा, जनवरी के अंदर 31 जनवरी को जब हमने मीटर चेक किया तो कितनी यूनिट दिखाई दी, 50 दिखाई दी। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी में कितनी यूनिट आ गई, 50 यूनिट आ गई। फिर हमने अगले दिन फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक फिर इस मीटर को चेक किया तो मीटर में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितनी हो गई, 150 हो गई। 100 से कितनी, मतलब 50 से कितनी हो गई, 150। इसका मतलब फरवरी में कितनी कंजम्पशन हो गई, 100 यूनिट की, और जनवरी में कितनी यूनिट की कंजम्पशन हो गई, 50 की। हमने मार्च में देखा तो चमत्कार हो गया, यहाँ पे 400 यूनिट दिखाई दे रही है। 400 का मतलब क्या हो गया, 400 का मतलब क्या हो गया, 150 से 400 होने का मतलब क्या, 150 से 400 का मतलब कितनी यूनिट बढ़ गई, 250। और अप्रैल में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मीटर देखा तो यहाँ पर आपके पास आ गई कितनी यूनिट, 900। अब 400 से 900 का मतलब कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, 500। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, कूलर चालू हो जाएंगे, एसी चालू हो जाएंगे, फैन चालू हो जाएंगे, और वो एक रूम के चालू नहीं होंगे, जितने रूम में आप यूज़ कर रहे हैं हर रूम का एसी ऑन हो जाएगा, हर रूम के फैन चालू हो जाएंगे, किसी में कूलर लगा है तो कूलर चालू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, बिल क्या होगा, सुपर फास्ट स्पीड से क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो 50 यूनिट दिखाई दे रही हैं, इसे कहते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन पर मंथ। हाँ जी, कितनी यूनिट की कंजम्पशन हुई थी पहले महीने, 50 यूनिट की कंजम्पशन हुई थी। दूसरे महीने कितनी यूनिट की कंजम्पशन हुई है, 100। फिर आपके पास में कंजम्पशन हुई है 250 की,
और फिर आपके पास कंजम्पशन कितनी यूनिट की हुई है, 500 यूनिट की। बात समझ में आ रही है? ये तो 2000 रुपये का अमाउंट है, ये तो आपको हर महीने भरना ही भरना पड़ेगा। चाहे आप मीटर को कि जो 2 तारे आपके अभी मैंने दिखाई थी ना इन आ रही थी, उनको यदि प्लायर से प्लास से काट भी दें तो भी मीटर तो आपके नाम पे लगा ही रहेगा ना। किराया कितना भरना पड़ेगा, 2000। अच्छा 2000 का अमाउंट कंजम्पशन से पहले क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, इसलिए कौन सी कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपके लिए। अब दूसरा केस देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल बनाकर भेजते हैं आपके यहाँ पे, एक बिल आएगा आपका, चाहे वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा या आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, या हो सकता है आपका प्रिंटेड फॉर्म में आए, हार्ड कॉपी मिल जाए आपको, घर पे मिल जाएगी। उस हार्ड कॉपी को जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे उन्होंने रेट लगा रखा है। घर के केस में तो क्या होता है, स्लैब बना होता है डोमेस्टिक के केस में, लेकिन कमर्शियल के केस में क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। अब जैसे यहाँ का जो रेट है लक्ष्मी नगर का, वो 11 रुपये के आसपास रेट है। कितना रेट है, 11 रुपये। कमर्शियल है ना हमारा ऑफिस जो है लक्ष्मी नगर में, तो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए जगह यूज़ कर दें, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट का रेट कितना है, 11 रुपये। तो रेट पर यूनिट कितना है, ठीक है जी। तो कंजम्पशन चार्जेस कितने आ गए, यदि मैं आपसे पूछूं कंजम्पशन चार्जेस कितने हैं तो आपका क्या जवाब होगा, सर 50 यूनिट आपने कंज्यूम किए, 11 रुपये के हिसाब से आपका बिल कितना बनता है, बोलो भाई। 50 यूनिट का 11 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा, 550 रुपये, यहाँ पे 1100 रुपये, यहाँ पे 2750, और यहाँ पे कितना है 5500। टोटल बिल कितने का आएगा, आप इसे क्या नाम दोगे, ये कौन सी कॉस्ट हो गई आपकी, ये आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट में भी लिखवाया था ना मैंने, पर यूनिट कॉस्ट क्या रहती है, सेम। क्वांटिटी क्या होती है, चेंज, जिसकी वजह से अमाउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यदि मुझे अपना टोटल बिल निकालना है, टोटल बिल कितना है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला जो खर्चा है इसको और ये वाला जो खर्चा है इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मेरा जो बिल आएगा वो कितना कितना आएगा, 2000 रुपये प्लस 550 रुपये। कितना बिल लिखूं, 2550। यहाँ पे जो मेरा बिल आएगा वो कितना आएगा, 2000 प्लस 1100, 3100। यहाँ जो मेरा बिल आएगा वो कितना आएगा, 4750, और यहाँ जो मेरा बिल आएगा वो कितना आएगा, 7500। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका क्या होता है, बढ़ने लगता है। वजह फिक्स चार्जेज है या वेरिएबल चार्जेज है, कौन से चार्जेज आपकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल चार्जेस, क्योंकि आपकी कंजम्पशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वेरिएबल चार्जेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। बट फिक्स कॉस्ट का अमाउंट तो हर महीने क्या सेम है। अच्छा एक बात बताइए, जो मैं टोटल बिल पे कर रहा हूँ, अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल मेरे पास आएगा उसमें फिक्स चार्जेस भी होंगे और वेरिएबल चार्जेस भी होंगे। अब यदि मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहता हूँ, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा। यदि मुझसे कोई पूछे जनवरी का बिल कितना आएगा आपका, तो मैं कहूँगा जी जनवरी का बिल मेरा कितना है, 2550 रुपये का। कितनी यूनिट कंज्यूम करने के लिए, 50 यूनिट। तो यदि मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, 2550 रुपये में खर्च कर रहा हूँ कितनी यूनिट यूज़ करने के लिए, 50 यूनिट के लिए। तो एक का कितना आएगा, 2550 को आपने डिवाइड कर दिया 50 से, कितना लिखूँ, 51। आप ये सोचो 1 यूनिट मुझे कितने रुपए की पड़ रही है, 51 रुपये की पड़ रही है। आपको लगता है सर का खर्चा 11 रुपये आता होगा, 11 नहीं आ रहा, कितना आता है, 51 रुपये आ रहा है 1 यूनिट का। यानी 3100 मेरी कॉस्ट आ रही है कितनी यूनिट की, 100 यूनिट की। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, 31। 4750 का जो बिल आ रहा है वो कितनी यूनिट के लिए आ रहा है, 250 के लिए। तो 4750 को 250 से डिवाइड किया, पर यूनिट कितना हो गया, 90। यहाँ तो चमत्कार होता जा रहा है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है, टोटल में कम होती जा रही है। क्या ये सिलसिला आगे भी चल रहा है, हाँ जी, ये तो मजा आ गया लाइफ में। इसका ना खूब बिजली यूज़ करनी चाहिए, घर में रहो ना रहो, सारी चीज़ें क्या कर दो,
ऑन कर दो, इससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ऐसा करना सही रहेगा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तभी यूज़ करो जब आपको उसका फ़ायदा लेना हो। ये नहीं कि खाली मशीन ऑन करके चले जाएं, एसी ऑन करके चले जाएं कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा ना। हर बिजनेस चाहता है मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट ध्यान रखना तभी कम करो जब उस कॉस्ट को रिकवर भी कर सको। तो कस्टमर पागल नहीं है, वो केवल उतनी इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देगा मशीन के पावर के नाम से जितनी देर मशीन का यूज़ गुड्स को बनाने में हुआ, ना कि मशीन को आपने चला के छोड़ दिया और उसके भी पैसे मैं कस्टमर से मांग लूँगा। आप यहाँ पे 2 घंटे की क्लास अटेंड करने आए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं आपसे कितने घंटे का ले पाऊँगा, 2 घंटे का। 24 घंटे का थोड़ी पैसे दे दोगे आप किसी जगह मकान किराए पे लेते हैं 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का किराया तो मकान मालिक आपसे ले सकता है ना, या साल भर का ले लेगा, जितनी जगह आपने यूज़ की। बात समझ में? अब आपने क्या देखा, मैंने तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखी, मेरा अमाउंट भी बदल रहा है, मेरी पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो गई, चेंज। अमाउंट आपका हर महीने डिफरेंट है और पर यूनिट कॉस्ट भी हर महीने क्या है, डिफरेंट है। 31 रुपये, 51 रुपये, 31 रुपये, 19 रुपये अनइक्वल है, 19 रुपये और 15 रुपये अनइक्वल है। तो पर यूनिट भी चेंज हो रहा है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है। तो जब किसी खर्चे की पेमेंट के दौरान उस खर्चे में फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों शामिल होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जाऊंगा BSES को, हमें जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी कर रही है, BSES। इस कंपनी को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करूंगा तो क्या 2 चेक से पेमेंट करूंगा कि जी फिक्स चार्जेस का चेक अलग ले लो, वेरिएबल चार्जेस का चेक अलग ले लो? क्या अच्छा आप ट्यूशन फीस पे करने आओ मेरे को, मैंने आपसे 2 पेमेंट मांगी है, फिक्स के पैसे अलग दो, वेरिएबल का अलग दो। राजीव की सैलरी का अलग चेक बना के दो, जो मेरा स्टाफ है उसका नाम राजीव है, उसकी सैलरी का चेक अलग दो। प्रोजेक्टर के डेप्रीशिएशन का अलग चेक दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरी लेबर चार्जेस के पैसे अलग दो, चेयर पे बैठे उसके डेप्रीशिएशन के पैसे के चेक अलग दो। सबके पैसे अलग अलग मांग रहा हूँ मैं क्या आपसे, या इकट्ठा? इसका मतलब मैं आपसे फिक्स के भी पैसे ले रहा हूँ, वेरिएबल के भी ले रहा हूँ, तो मैं आपसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के पैसे ले रहा हूँ। तो जहाँ किसी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता कस्टमर के लिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेमी वेरिएबल के नाम से उसके पैसे मांगते हैं। तो जब मैं कस्टमर से मटेरियल के पैसे मांगूंगा, वेरिएबल के पैसे मांग रहा हूँ। जब मैं कस्टमर से रेंट के पैसे मांग रहा हूँ, फैक्ट्री रेंट, तो फिक्स के नाम से मांग रहा हूँ। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे लूँगा तो किस नाम से लूँगा, सेमी वेरिएबल। नोट कर लीजिए। तो तीनों कॉस्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में पहले फिक्स चार्जेस अमाउंट में कैलकुलेट होंगे, वेरिएबल चार्जेस किस में निकाले जाएंगे, पर यूनिट में, और बाद में उसे क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे समझो, 2550 रुपये का बिल मैंने कैसे निकाला था, इस 2550 के बिल को निकालने के लिए मैंने क्या किया मैंने 2000 रुपये जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं वो लिए, प्लस हर एक यूनिट का मेरा खर्चा कितना रहे 11, और कितनी यूनिट मैंने कंज्यूम की 50। अगले महीने का बिल कैसे निकाला मैंने 3100। इसे निकालने के लिए क्या किया मैंने, 2000 रुपये का मुझे रेंट देना है, प्लस एक यूनिट का बिल कितना है 11, और कितनी यूनिट कंज्यूम की 100। 4750 का बिल निकालने के लिए हमने क्या किया, 2000 रुपये प्लस 11 को 250 यूनिट से क्या किया, मल्टीप्लाई।
तो इसका ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। फॉर्मूला समझ में आया? इसमें हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, हमें वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए। फिक्स कॉस्ट में अमाउंट पहले चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट पहले चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट में सिर्फ अमाउंट की जरूरत होती है, वेरिएबल कॉस्ट में पहले किसकी जरूरत होती है? पर यूनिट की, फिर क्वांटिटी की, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट की। तो तीनों बातें समझ में आ गई, किसमें क्या क्या चीजें चाहिए। कोई पॉइंट रिपीट करना है? सबको समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं।